अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। मैं अपने नाइन्थ के बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। ठीक बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मलेरिया से रिलेटेड सारी हिस्ट्री पता कर ली थी कि उसका नाम कैसे पड़ा और वो कितनी बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उससे इंसान मर रहे थे और 300-400 साल तो हमें मलेरिया का पता ही नहीं लगा कि उसका इलाज क्या है और मलेरिया की वजह क्या है। ठीक है बेटा। तो अब हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, जिसका के नेम है, जो कि नाम से ही जाहिर है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि अब हमने मलेरिया जैसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया, या चले अगर हम ओवरऑल व्यू करें तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, हमने इस चैप्टर में यही कुछ पढ़ना है। तो आइए जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्टेप्स of the biological method. What is biological method? It is the method which is used to solve a biological problem. तो जनाब वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल। हम मलेरिया को बतौर एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके हमने मलेरिया जैसी मूजी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर काबू पा लिया। एंड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन डिटेल, और हम इन स्टेप्स को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मेरा बच्चा, मलेरिया का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में इसीलिए दिया था कि बायोलॉजिकल मेथड के जितने स्टेप्स हैं हमने विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया पढ़ने हैं। ठीक है। लो जी, बायोलॉजिकल मेथड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। मेरे बच्चों ने कहना है द साइंटिफिक मेथड। ऐसा साइंटिफिक मेथड बेटा रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस और बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी होता है। The scientific method in which biological problems are solved, such a scientific method in which biological problem is solved is called biological method, is termed as biological method. ठीक है बेटा। It comprises the steps, biological method में वो steps शामिल हैं, वो steps शामिल हैं, वो मराहिल शामिल हैं, वो मरहले शामिल हैं जो एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिस्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस मेथड इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो बेटा स्टेप्स के अभी हम नेम्स लेने लगे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकायदा तौर पर इन स्टेप्स की डिटेल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया लेंगे। तो जनाब पहला स्टेप है जी कंसीविंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस बनाना, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस क्या होती है, थोड़ी देर बाद इसकी डिटेल आ जाएगी। फिर हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस बनाना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना और फिर इन द एंड रिजल्ट्स तैयार करना। घबराए नहीं, अब एक एक डिटेल स्टार्ट होने लगी। ठीक है मेरा बच्चा। लें जी, अब हम आए, पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहचान में लाना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचना। कि सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ये ढूंढता है कि आजकल कौन सी प्रॉब्लम चल रही। जैसे आजकल कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही बेटा, कोरोना वायरस की। तो दुनिया जहान के साइंटिस्ट को रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है। अब उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, अब दुनिया जहान के साइंटिस्ट जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से ये कोविड-19 की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाए। खैर जनाब, biologists go for adapting biological method when they encounter some biological problem. बेटा एनकाउंटर का मतलब सामना आना। इस लाइन की इंग्लिश का मतलब यह है उर्दू में कि बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को तब अपनाते हैं। एडॉप्टिंग से मुराद अपनाना,
अडॉप्टिंग से मुराद अपनाना। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को तब अपनाते हैं व्हेन दे एनकाउंटर, जब उनका सामना हो जाता है विद सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से जब उनका सामना हो जाता है। क्या है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ गई बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई। A biological problem is a question related to living organisms. Biological problem कोई सवाल है, वो सवाल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब या तो उस बायोलॉजिस्ट से किसी ने पूछा है, दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन, या तो उस बायोलॉजिस्ट से किसी ने पूछ लिया है और उसको आंसर नहीं आता, या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ गया है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ गया है और बायोलॉजिस्ट के पास उसका आंसर नहीं है। तो जिस चीज का बेटा हमारे पास हल ना हो, जिस चीज का आंसर ना हो, जिस सवाल का हमें आंसर ना पता हो, वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती। अब मामा पापा आपको मैथ का क्वेश्चन देते हैं, वो कहें बेटा ये पीछे आंसर 2 है, तुम इसका आंसर निकालो। अब अगर आपको नहीं पता कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इंसान कब फेस करता है? जब उसको पता हो कि इसका हल हो सकता है, मगर ये ना पता हो कि कैसे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग थिंग हो, तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका आंसर नहीं पता। तो जनाब कल हमने, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मलेरिया वाज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एज डिस्कस्ड अबव। तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मलेरिया एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी अपने वक्तों की। तो जनाब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढ ली, अब हम इस पर काम करेंगे। अब बेटा स्टेप 1, बायोलॉजिकल मेथड का जो स्टेप 1 है, कि जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको पता लग गया है, तो जो स्टेप 1 है वो है ऑब्जर्वेशंस करना। ऑब्जर्वेशंस कहते हैं बेटा नोट करना, खोज लगाना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। तो बच्चे ऑब्जर्वेशंस नोट करना एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मेरे बच्चे ये फर्स्ट स्टेप है, एज मेरा ख्याल है गलती से लिखा गया, तो ऑब्जर्वेशंस इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक बेटा। अब बायोलॉजिस्ट क्या करता है, वो डॉक्टर या फिर बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट वो बैठेगा और वो रिकॉल करेगा कि यार मैंने जिंदगी में कभी इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा हो, या मैंने कभी जिंदगी में पहले इस प्रॉब्लम को नोट किया हो। अब बेटा वो अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को माइंड में लाएगा। अब अगर उसके पास प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हैं तो वेल एंड गुड, और अगर उसके पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस नहीं है, वो फौरन नई ऑब्जर्वेशंस बनाएगा, वो फौरन नई ऑब्जर्वेशंस बनाएगा। जैसे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि जी मलेरिया मार्शी प्लेसेस में ज्यादा है, मलेरिया उस जगह पर ज्यादा है जहां स्टैग्नेंट वाटर है। लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि जी मलेरिया गंदी हवा से होता है, दैट इज बैड एयर से। लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि जी स्टैग्नेंट वाटर को पीने से मलेरिया नहीं हुआ। तो जनाब ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। इंसान अपनी 5 सेंसेस से, दैट इज विजन से, हियरिंग से, स्मेल से, देखा उस गंदी हवा की स्मेल आती थी, और यहां तक के लोगों ने उस पानी को पी लिया, टेस्ट करके बेटा, टच करके, अपनी 5 सेंसेस से उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। ठीक। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब ऑब्जर्वेशंस मेरे बच्चे 2 किस्म की होती हैं, एक होती हैं जनाब क्वालिटेटिव और दूसरी होती हैं क्वांटिटेटिव। मेरे बेटे को ना बुखार चढ़ गया, तो मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इसको बुखार था घर पे।
तो मैं इसको पैनाडोल पिलाकर लाया हूँ हॉस्पिटल, तो अब आकर इसका उतर गया। डॉक्टर ने कहा कितना बुखार था? मैंने कहा जी काफी ज्यादा था। कहता आपने कैसे चेक किया? मैंने कहा जी मैंने हाथ रखा था माथे पे, माथा बड़ा गर्म था। वो कहने लगा अफजल साहब आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बना के ले आए हैं। क्वालिटेटिव से मुराद कि इसको बुखार था और तेज था। कहने लगा अफजल साहब साइंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पर ठीक है चलती है, लेकिन इतनी भी नहीं चलती। प्लीज आइंदा से घर पर रखें थर्मामीटर। आइंदा से जब बुखार इंतहाई तेज हो तो उस तेज बुखार में आपने थर्मामीटर से चेक करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन बनानी है क्वांटिटी में। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बनानी है कि बुखार 102 था या 103 था, कितना था। ओहो, तो मुझे उस दिन पता लगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हम सिर्फ क्वालिटी डिस्कस करते हैं कि जी बुखार तेज था, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी कोई नहीं होती। तो क्वांटिटेटिव में हम उसको मेजर कर लेते हैं। हम उसको क्या कर लेते हैं बेटा? मेजर। मेरे बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में यानी इसके फर्क लिखें या इनकी डेफिनेशंस लिखें तो सुने। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट। पूछो क्यों? देन क्वालिटेटिव। वो क्वालिटेटिव से ज्यादा एक्यूरेट है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्वालिटेटिव मत बनाया करें, प्लीज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बनाया करें। तो क्वालिटेटिव वन से क्वांटिटेटिव बहुत एक्यूरेट है, बिकॉज द क्वांटिटेटिव कि अगली दफा जब मैंने बुखार किया तो वो बुखार था 103। तो अब बेटा 103 इनवेरिएबल रीडिंग है जी मेरे पास, क्योंकि जब डॉक्टर ने पूछा कितना बुखार था, मैं कहा बहुत तेज था। कहने लगे वो कैसे? उबलते पानी जितना। मैं कहा नहीं नहीं, उससे कम कर लें। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आप कम या ज्यादा कर सकते हो बेटा, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन फिक्स होती है, इनवेरिएबल होती है। तो 103 अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बुखार है तो अब ये इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल से मुराद नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। तो क्वांटिटी एक दफा आ गई तो नाउ अब उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। नंबर 2, क्वांटिटेटिव अब मेजरेबल है। तो क्वांटिटेटिव में मैंने बुखार को मेजर कर लिया, एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और बेटा मैंने फिर लिखा कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्लियर? अब जनाब एक चीज तो हमें इस पैराग्राफ में पता लग गया कि क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिव इन वेरिएबल है, मेजरेबल है और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है। अब आप इन्हीं लाइंस का अगर बेटा ऑपोजिट कर लो तो वो क्वालिटेटिव के ही आप लिख सकते हो कि क्वालिटेटिव्स आर वेरिएबल, वो चेंजेबल होती हैं। नंबर 2 अनमेजरेबल, एंड नंबर 3 कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आप चाहो तो दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ क्वांटिटेटिव की 3 लिख दें, इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और क्वालिटी वाले के कॉलम में लिख दें कि इसी का उलट, इनवेरिएबल का उलट वेरिएबल, मेजरेबल का उलट अनमेजरेबल, और कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है मेरा बच्चा? उसके बाद आया एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो। अब देखते हैं कि देखो भाई, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विल बी लाइक दैट के पानी का जो जमने का जो नुक्ता है टेम्परेचर का, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर। पानी जब जमता है तो ठंडा होता है, और पानी जब बॉईल होता है तो गर्म हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले में फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा है। अब देखो इसके अंदर मैंने एक भी नंबर नहीं मैंने बोला, तो ये क्वालिटेटिव है। अब बेटा नाउ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन विल बी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड and the boiling temperature is 100 degrees centigrade, and the boiling temperature is 100 degrees centigrade. डन बच्चों? नंबर 2 दूसरी एग्जांपल है जी,
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विल बी लाइक दैट के 1 लीटर पानी, अच्छा लीटर वॉल्यूम है बेटा, एक पानी जिसका हुजम 1 लीटर है, पानी का वजन ज्यादा है, जबकि एथेनॉल जैसा लिक्विड 1 लीटर एथेनॉल हल्का है जी वजन में। तो अब फिर देखना पड़ेगा कि ये क्या मामलात हैं। तो यहां पर अब हम इसका देखेंगे कि वेयर एज the quantitative observations will be a liter of water weighs 1000 grams and a liter of ethanol weighs 789 grams। तो ये देखें यहाँ पर अब नंबर्स आ गए कि 1000 ग्राम दैट इज 1 किलो और 789 ग्राम्स ये हमारे पास नंबर्स आ गए। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मेरे बच्चे डन। लो जी, तो अगला आ गया ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग। बेटा रीडिंग और स्टडी करना भी इंक्लूड होता है, ठीक। एंड अदर्स हैव, अच्छा अदर्स हैव डन इन द पास्ट, या तो वो रीडिंग या स्टडिंग कभी पास्ट में की हो तो वो भी ऑब्जर्वेशंस का हिस्सा है, बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग। इजी मेरा बच्चा। लें जी, अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी जो इन लोगों ने बनाई थी मलेरिया के लिए। तो बच्चों मलेरिया के हवाले से इन 19th सेंचुरी इट वाज फाउंड दैट, ये बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी लिहाजा मैं रीडिंग करते हुए आगे निकलूंगा। 19th सेंचुरी के आगाज में पता लगा कि कुछ डिजीजेस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। नंबर 2, इस डिस्कवरी के बाद लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद मलेरिया भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता होगा। उसके बाद अगला आया 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरेन ने कॉज ऑफ मलेरिया पर काम करना शुरू कर दिया। उसने स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड लिए मलेरियल पेशेंट से और उन्हें अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया तो ही नोटिस, उसने ये नोटिस किया कि कुछ टाइनी क्रीचर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं जो उसके ब्लड में, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाई जाती हैं। खैर उसकी डिस्कवरी पर किसी ने बिलीव ना किया। अब ये ऑब्जर्वेशंस बन रही बेटा, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको कोई बिलीव ना किया। उसके बाद 2 years लेटर, कुछ 2 साल बाद अनदर फिजिशियंस आए, उन्होंने सेम क्रीचर्स ब्लड ऑफ अदर मलेरियल पेशेंट्स में देखे। अब जनाब 3 साल के बाद मजीद एक और डिस्कवरी हुई और उसमें फिर दोबारा उन्होंने वही वाले थर्ड टाइम देखा गया सेम क्रीचर्स को ब्लड में। चूंकि ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने ये तेजी से पास कर दिए ताकि आप लोग बोर ना हो। The organisms were given the name Plasmodium। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन बनाई गई कि टाइनी क्रीचर है दी। अब मेरा बच्चा ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कॉज ऑफ मलेरिया क्या बनाएंगे कि मलेरिया की वजह क्या थी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में many different causes of malaria were being suggested। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे causes बता दिए by that time and there were 4 major observations about malaria। Number 1, मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ तो ताल्लुक है दया। वो ऐसी भी प्रद्युमन कहता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। बेटा मलेरिया और मार्शी एरियाज का कुछ है ताल्लुक जरूर आपस में। नंबर 2, कहने लगा कि कुनीन जो है एक बेहतरीन इफेक्टिव असरदार ड्रग है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। और तीसरी ऑब्जर्वेशन बनाई गई कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। कि मार्शेस का जब पानी पिया गया, वॉलंटियर्स ने पिया था ना, याद है, तो उन्हें कोई मलेरिया नहीं था हुआ। एंड लास्ट वन कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। लो मेरा बच्चा, लेक्चर नंबर 2 का एंड मैं अपने बच्चों के लिए इधर कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर जाएंगे, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये हमारे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा होगा रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा। फिर हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की कैरेक्टर्स क्या होती हैं और मलेरिया की कॉज से रिलेटेड क्या हाइपोथेसिस बनाई गई थी। ठीक है मेरा बच्चा, जीते रहिए, सलामत रहिए, अपने सर्वजल को इजाजत दीजिए। और हाँ,
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है बेटा, इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक का बटन दबाया करो वो अपनी वीडियो देखने के बाद, और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मेरे चैनल को शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे इस चीज से मुस्तफीद हो सकें। ठीक है, जीते रहिए। खुदा हाफिज। अल्लाह की निगहबानी आपके साथ हो। आप लोग, अल्लाह पाक की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज।